हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के एक इम्पोर्टेंट कानून को रद्द कर दिया है। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या था इस कानून में। दरअसल 2020 में हरियाणा विधानसभा द्वारा एक विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियों को हरियाणा के निवासियों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। इस विधेयक के तहत कंपनियों, सोसाइटी ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म और सभी बड़े व्यक्तिगत एम्प्लॉयर को कवर किया गया था। इसके साथ ही इस विधेयक में 10 या अधिक लोगों को रोजगार देने वाले व्यक्ति को भी कवर किया गया था जो मैन्युफैक्चरिंग या कोई सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ हो। हालांकि केंद्र या राज्य सरकारों या उनके स्वामित्व वाले संगठनों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया था। इस विधेयक को 2 मार्च 2021 को राज्यपाल की सहमति मिली थी और यह कानून 15 जनवरी 2022 को लागू हो गया था। तो फिर इस कानून को किसने और किस आधार पर चुनौती दी? इसके बाद फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और अन्य हरियाणा बेस्ड एसोसिएशन कानून को चुनौती देने के लिए कोर्ट चले गए थे। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हरियाणा सरकार का निजी क्षेत्र में आरक्षण देने वाला कानून एम्प्लॉयर्स के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया था कि निजी क्षेत्र की नौकरियां पूरी तरह से कौशल और एनालिटिक्स पर आधारित होती हैं और एम्प्लॉयर्स देश के किसी भी हिस्से से ऐसे काम करने वाले एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में नौकरी दे सकते हैं। लेकिन सरकार द्वारा इस कानून के माध्यम से एम्प्लॉयर्स को लोकल कैंडिडेट को नौकरी देने के लिए मजबूर किया जा रहा है और यह भारत के संविधान द्वारा बनाए गए संघीय ढांचे का उल्लंघन है। इस पर हरियाणा सरकार ने तर्क दिया कि सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत ऐसे आरक्षण देने की शक्ति है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य का कानून एक प्राइवेट एम्प्लॉयर पर पूर्ण नियंत्रण के समान है। अदालत ने यह भी कहा है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत किसी व्यक्ति के व्यवसाय या व्यापार करने के अधिकार को नुकसान पहुंचा रहा है। हाईकोर्ट ने इस कानून को संविधान के भाग 3 का उल्लंघन माना, जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई सरकार व्यक्तियों के खिलाफ सिर्फ इसलिए भेदभाव नहीं कर सकती क्योंकि वे उस राज्य से संबंधित नहीं हैं। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह कानून लागू होने की तारीख से अप्रभावी होगा। हाल ही में भारत के खाद्य तेल आयात से रिलेटेड चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दरअसल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2023 में खाना पकाने और खाद्य पदार्थों को तलने में उपयोग किए जाने वाले वनस्पति तेलों का आयात 11.6 मिलियन टन से 16.5 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आयात के मूल्य की बात करें तो भारत का खाद्य तेल आयात 2013-14 में 60,750 करोड़ रुपए का था और अब ये बढ़कर 2022-23 में 1,38,424 करोड़ रुपए हो गया है। सीधे तौर पर कहें तो पिछले 10 वर्षों के दौरान क्वांटिटी के हिसाब से भारत का खाद्य तेल आयात लगभग 1.5 गुना हो गया है और मूल्य की बात करें तो खाद्य तेल आयात 2 गुना से अधिक बढ़ गया है। खाद्य तेल का बढ़ता आयात अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है। चलिए समझते हैं कि घरेलू स्तर पर खाद्य तेल उत्पादन की क्या स्थिति है और कैसे इसे बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि खाद्य तेल मस्टर्ड, सोयाबीन, कॉटन सीड, राइस ब्राउन, ग्राउंडनट, पाम और सनफ्लावर आदि से बनाया जाता है। भारत के खाद्य तेल उत्पादन में 2 सबसे बड़े योगदानकर्ता सरसों और सोयाबीन हैं। नंबर 3 और नंबर 4 पर कॉटन सीड, राइस ब्राउन है। 2022-23 में घरेलू स्तर पर भारत का खाद्य तेल उत्पादन लगभग 10.3 मिलियन टन था। खाद्य तेल आयात को अगर कम करना है तो मस्टर्ड, सोयाबीन, कॉटन सीड, राइस ब्राउन, ग्राउंडनट का घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा। इसके साथ ही कृषि में उत्पादन बढ़ाने से रिलेटेड कई तकनीकियों को भी अपनाना होगा। सरकारों को भी इस स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीदी को बढ़ावा देना चाहिए। यदि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए तो हमारा वार्षिक आयात 20 मिलियन टन से अधिक हो सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की कोर से रिलेटेड एक नई रिसर्च की है। दरअसल वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह के पानी और पृथ्वी की कोर की सबसे बाहरी परत के बीच जटिल संबंध का पता लगाया है। इस रिसर्च को ठीक से समझने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जल्दी से आइए समझ लेते हैं।
आपको बता दें कि प्राकृतिक तथा ह्यूमन इंड्यूस्ड भूकंपों की लहरों की गति में विभिन्नता तथा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी और जियोफिजिक्स के शोधों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। ये भाग हैं क्रस्ट, मैंटल और कोर। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे और इनकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर होती है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक होती है। मेंटल क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक नीचे तक पाया जाता है। क्रस्ट भी 2 भागों में बटा होता है, जिनको लोअर मेंटल और ऊपरी मेंटल कहते हैं। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच एक मोहो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है और मेंटल के नीचे पृथ्वी के सबसे केंद्र में कोर पाया जाता है। अब आइए वापस आते हैं खबर की ओर। इस शोध के अनुसार अरबों वर्षों में टेक्टोनिक प्लेट सबडक्शन जोन के माध्यम से महासागरों का पानी निचले मेंटल तक पहुंचता है। इस पानी के 2900 किलोमीटर नीचे स्थित कोर मेंटल सीमा तक पहुंचने पर एक महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इस रासायनिक क्रिया के कारण कोर में हाइड्रोजन से भरपूर एक कोर परत का निर्माण होता है। साथ ही अब पानी कोर मेंटल सीमा तक पहुंचता है, जो यह कोर में सिलिकॉन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे सिलिका बनता है। पिछले कई वर्षों से यह माना जाता रहा है कि पृथ्वी के कोर और मेंटल के बीच मटेरियल एक्सचेंज बहुत कम होता है। पूर्व मान्यताओं के विपरीत यह अध्ययन कोर और मेंटल के बीच अधिक मटेरियल एक्सचेंज का अनुमान लगाता है। इस प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाहरी कोर की संरचना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह क्षेत्र एक ढाल के रूप में कार्य करता है, जो पृथ्वी को सौर हवाओं और विकिरण से बचाता है। बाहरी कोर मुख्य रूप से लोहा और निकल से बना हुआ होता है। अध्ययन में बताया गया है कि कोर और मेंटल के बीच लंबे समय तक रासायनिक मटेरियल एक्सचेंज एक ई प्राइम परत के निर्माण में योगदान देता है। यह रहस्योद्घाटन पहले बनी अवधारणाओं को चुनौती देता है और पृथ्वी की आंतरिक गतिशीलता के बारे में हमारी समझ को भी गहरा करता है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में नई नई घटनाएं दुनिया के सामने देखने को मिल रही हैं। हाल ही में खबर आई है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी लाल सागर में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया है। यह शिप अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दल के साथ तुर्की से भारत के लिए रवाना हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज पर बहामा देश का झंडा लगा हुआ था। यह जहाज ब्रिटिश कंपनी के रजिस्ट्रेशन वाला है। इसका आंशिक स्वामित्व इजराइल के व्यवसायी अब्राहम अनगर के पास है। वर्तमान में यह एक जापानी कंपनी को लीज पर दिया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस घटना को आतंकवादी घटना करार दिया है और इसका आरोप ईरान पर लगाया है। इजराइल का कहना है कि यह वैश्विक स्तर पर एक बहुत गंभीर घटना है। हालांकि जहाज पर एक भी इजरायली नागरिक नहीं था, लेकिन इजराइल का कहना है कि ऐसी आतंकी घटना ग्लोबल शिपिंग रूट की सुरक्षा को प्रभावित करती है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं हूती विद्रोहियों का कहना है कि वह उन सभी जहाजों को निशाना बनाने वाले हैं जो इजराइल से ऑपरेट होते हैं या फिर उन्होंने इजरायली झंडा लगाया हुआ है। हूती विद्रोहियों ने ऐसे जहाज पर काम कर रहे अन्य देशों के नागरिकों को नौकरी छोड़ने की धमकी भी दी है। आपको बता दें कि यमन के हूती ने हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच चल रहे युद्ध में इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। चलिए अब बारी है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न को जानने की। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी GTCI में भारत की रैंकिंग क्या है? 103, 104, 105 या फिर 106? अगला प्रश्न है, मोहो डिसकंटिन्यूटी कहां पाई जाती है? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच, निचले मेंटल और ऊपरी मेंटल के बीच, निचले मेंटल और ऊपरी कोर के बीच? चलिए अब नजर डाल लेते हैं कि पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछा गया था और उसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न था, चिकनगुनिया से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन का नाम आयक्षिक है। चिकनगुनिया मच्छरों के काटने से होने वाला एक वायरस संक्रामक बीमारी है। यह रोग सिर्फ उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है। उपरोक्त कथन या कथनों में कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी? सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, लेमोआ कोमकासा और BECA जैसे समझौते भारत ने किस देश के साथ किए हैं? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर रूस? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। हाल ही में IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है।
विशेषज्ञों के अनुसार टैंटलम की खोज न केवल पंजाब बल्कि भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस धातु का व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालकों में उपयोग किया जाता है। आइए समझते हैं टैंटलम क्या है, इसके गुण क्या हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। एक एक करके सभी पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैंटलम की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। टैंटलम एक दुर्लभ धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 73 है। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है तत्व के एक परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की संख्या। ये ग्रे कलर का होता है। यह भारी, बहुत कठोर होता है और आज उपयोग में आने वाली सबसे अधिक जंग प्रतिरोधी धातुओं में एक है। इसमें उच्च जंग प्रतिरोधक क्षमता होती है क्योंकि हवा के संपर्क में आने पर यह एक ऑक्साइड परत बनाता है जिसे हटाना बेहद मुश्किल होता है, मतलब इसमें जंग नहीं लगती। प्योर टैंटलम लचीला होता है, जिसका मतलब है कि इसे पतले तार या धागे के रूप में ढाल सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार यह 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर रासायनिक हमले के प्रति लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है और केवल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या फ्लोराइड आयन और सल्फर ट्राइऑक्साइड के एसिडिक सॉल्यूशन ही इसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। टैंटलम का गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है। टैंटलस के नाम के पीछे भी एक मजेदार कहानी है। इस दुर्लभ धातु का नाम ग्रीक पौराणिक व्यक्ति टैंटलस के नाम पर रखा गया है। टैंटलस अनातोलिया में एक शहर का अमीर लेकिन दुष्ट राजा था। टैंटलस को ज्यूस से मिली भयानक सजा के लिए जाना जाता है। टैंटलस ने देवताओं के साथ एक दावत में अपने बेटे को ही परोस दिया था। इस पर देवता नाराज हो गए और टैंटलस को पाताल लोक में भेज दिया गया। टैंटलस को दी गई सजा बड़ी अजीब थी। टैंटलस पाताल लोक में हमेशा पानी के एक तालाब में खड़ा रहता था और इसके सिर पर ताजे फलों के गुच्छे लटके रहते थे। जब भी ये पानी पीने की कोशिश करता था तो पानी कम हो जाता था और जब भी वो फल तोड़ने की कोशिश करता, पेड़ की शाखाएं पीछे की ओर झुक जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का टैंटलम के नाम से क्या रिलेशन है। एक्चुअली यह नाम टैंटलम की एसिड में अघुलनशीलता के कारण रखा गया था। जैसा हमने पहले भी बताया, जब इसे एसिड के बीच में रखा जाता है तो यह एसिड के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता। चलिए अब जानते हैं कि टैंटलम के उपयोग क्या है। टैंटलम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया जाता है। टैंटलम से बने कैपेसिटर किसी भी अन्य प्रकार के कैपेसिटर की तुलना में अधिक इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने में सक्षम होते हैं। इस कारण ये स्मार्टफोन, लैपटॉप और डिजिटल कैमरे जैसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बड़ी मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। चूंकि टैंटलम का गलनांक उच्च होता है, इसलिए इसे अक्सर प्लैटिनम के विकल्प के रूप में भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्लैटिनम अधिक महंगा होता है। इस दुर्लभ धातु का उपयोग रासायनिक संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, हवाई जहाजों और मिसाइलों के लिए घटक बनाने में भी किया जाता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार टैंटलम शारीरिक तरल पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसका उपयोग कृत्रिम जोड़ों के प्रत्यारोपण में सर्जिकल उपकरण बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही टैंटलम कार्बाइड TAC और ग्रेफाइट से बना मिश्रण दुनिया की सबसे कठोर सामग्रियों में से एक है और इसका उपयोग हाई स्पीड मशीन टूल्स में किया जाता है। चीन का जब भी जिक्र होता है तो हमारे सामने सीमा सुरक्षा और बड़े विदेशी व्यापार की तस्वीर ही घूमती है। भारत तो चीन के खतरे से अच्छी तरह से वाकिफ है ही, लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने भी चीन की आक्रामकता के प्रति अपनी सुरक्षा चिंता जाहिर की है। ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के लिए चीन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, लेकिन चीन हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता भी है। ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन की बढ़ती सामरिक महत्वाकांक्षाओं का पता चला है। दरअसल हांगकांग की एक न्यूज एजेंसी ने बताया है कि चीन ने कथित तौर पर खतरनाक हाइपरसोनिक हथियारों से लैस दुनिया का पहला नियर स्पेस कमांड बनाया है। जैसे भारतीय सेना में थल सेना, नौसेना और वायुसेना जैसी 3 शाखाएं हैं, वैसे ही चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी सेना में 5वीं शाखा जोड़ ली है। इस शाखा का नाम है नियर स्पेस कमांड। आसान भाषा में कहें तो यह चीन की अंतरिक्ष सेना है। हालांकि माना जा रहा है कि यह अभी भी विकास के चरण में है। फिलहाल चीन की सेना में 4 शाखाएं हैं, जो है थल सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स। आपको बता दें कि चीन का मानना है कि अंतरिक्ष ही दुनिया का अगला युद्ध क्षेत्र होगा और अंतरिक्ष ही भविष्य की लड़ाइयों के नतीजे निर्धारित कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चीन का नियर स्पेस कमांड या अंतरिक्ष सेना को बनाने का प्लान अपने प्रतिस्पर्धियों पर स्पष्ट बढ़त बनाने की एक कोशिश है। चलिए समझते हैं कि कैसे काम करेगी चीन की स्पेस कमांड।
सबसे पहले ये जानिए कि चीन की स्पेस कमांड का सबसे बड़ा मकसद युद्ध की स्थिति में चीन को जीत दिलाने में मदद करना है। तो ये ऐसा कैसे करेगा? दरअसल अंतरिक्ष कमांड निकट अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करेगी। नियर स्पेस का मतलब पृथ्वी की सतह से लगभग 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर ऊंचाई का क्षेत्र। जैसे सामान्य मिसाइल जमीन से या हवा से दागी जाती हैं, स्पेस कमांड 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर ऊंचाई तक से हाइपरसोनिक हथियार का हमला करेंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हवा विमानों के लिए बहुत पतली होती है और इसलिए सैन्य विमान यहाँ जाने से बचते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक हथियार यहाँ से ध्वनि की गति से 5 गुना से भी अधिक गति से काम कर सकते हैं। अंतरिक्ष कमान सबसे पहले दुश्मन के रॉकेट प्रक्षेपण स्थलों को निशाना बनाएगी, जिससे चीन के नागरिक या सैन्य उपग्रह नेटवर्क पर एंटी सैटेलाइट मिसाइलें दागने की उनकी क्षमता समाप्त हो जाएगी। चीन के नियर स्पेस कमांड में आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं, जो दुश्मन देशों की महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों को निशाना बना सकती हैं। अंतरिक्ष कमांड में बड़ी संख्या में जासूसी गुब्बारे, सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन और अन्य सहायक उपकरण भी होंगे। इस स्पेस कमांड को महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमले करने के साथ साथ स्वचालित ड्रोन और जासूसी गुब्बारों के माध्यम से दुनिया भर में हाई एल्टीट्यूड पर निगरानी और जासूसी करने का काम भी सौंपा जाएगा। इस स्पेस कमांड की कार्यवाही की झलक पूरी दुनिया ने फरवरी में देखी थी, जब एक चीनी जासूसी गुब्बारा अमेरिका के अलास्का से अमेरिका के पूर्वी तट तक पहुंच गया था। युद्ध विशेषज्ञों का मानना है कि सुपर एडवांस्ड स्पेस कमांड एक दोधारी तलवार के रूप में कार्य करती है, जिसमें एक तरफ यह चीन को पृथ्वी पर किसी भी लक्ष्य को अजेय गति से मारने की क्षमता देती है, लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनयिक चुनौतियां भी पेश करती है। हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा अपनी तरह का पहला और एक नया प्रयोग करने वाला है। इस प्रयोग का नाम है वायुमंडलीय तरंग प्रयोग यानी AWE। चलिए समझते हैं कि AWE क्या है, इसका मकसद क्या है। देखिए, आज की मॉडर्न और स्मार्ट दुनिया का अस्तित्व नेविगेशन और कम्युनिकेशन पर टिका है। सीधे शब्दों में कहें तो बिना इंटरनेट के आज की स्मार्ट दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। स्मार्टफोन, स्मार्ट होम, स्मार्ट कार, ऑनलाइन पढ़ाई जैसी कई सर्विसेज बिना इंटरनेट के सब कुछ बेकार है। और इन्हीं नेविगेशन और कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाने के लिए सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज में तेजी से वृद्धि हो रही है। ये सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज अंतरिक्ष मौसम की स्थिति से काफ़ी गहराई से जुड़ी होती है। इसका मतलब है कि अगर अंतरिक्ष मौसम अच्छा है तो सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज भी अच्छे से काम करेंगी। देखिए, अंतरिक्ष मौसम का मतलब है पृथ्वी के आसपास अंतरिक्ष की सिचुएशन। आपको बता दें कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों के आसपास का वातावरण लगातार सूर्य और इससे निकलने वाली सौर ज्वालाओं और अन्य सौर उत्सर्जन के प्रभाव में रहता है। जब सूर्य से होने वाले उत्सर्जन एक्सट्रीम होते हैं तो अंतरिक्ष का मौसम भी एक्सट्रीम होता है। इस घटना का पृथ्वी पर सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) और स्पेस बेस्ड स्टेशन आदि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अंतरिक्ष मौसम के स्वास्थ्य पर पूर्वानुमान और डेटा प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिशा में नासा ने वायुमंडलीय तरंगे प्रयोग यानी AWE की तैयारी की है। AWE अपनी तरह का पहला प्रयोगात्मक प्रयास है जिसका मकसद स्थलीय और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों का अध्ययन करना है। AWE को पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बाहरी हिस्से पर स्थापित किया जाएगा। यह पृथ्वी की निगरानी करेगा और पृथ्वी के रंगीन प्रकाश बैंडों को रिकॉर्ड करेगा। इन रंगीन प्रकाश बैंडों को आमतौर पर एयर ग्लो के रूप में जाना जाता है। आप कभी मॉल जाएंगे तो वहां कपड़ों की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल शॉप्स आपको देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए ज़ारा, H&M एटसेट्रा। अगर आप कभी इन दुकानों से कपड़े खरीदने जाएंगे तो आप ज़रूर इन कपड़ों के मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स देखेंगे।
आप अधिकतर कपड़ों में मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ पाएंगे। चलिए इस सेगमेंट में हम बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट सेक्टर की बात करते हैं और समझते हैं कि यह सेक्टर बांग्लादेश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और यह कैसे बांग्लादेश के राजनीति को प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट सेक्टर पूरी दुनिया में अपनी अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस के लिए मशहूर है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई विकसित देश जैसे अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन भी मेड इन बांग्लादेश कपड़ों का बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के बाद बांग्लादेश फास्ट फैशन या रेडीमेड गारमेंट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। ये इकलौता सेक्टर बांग्लादेश की निर्यात से होने वाली कुल आय का 85% हिस्सा प्रोवाइड करता है। इस सेक्टर की वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी लगभग 8% है। यह सेक्टर काफी बड़ा है और यह बांग्लादेश की सबसे बड़ी लेबर फोर्स में से एक है। इस सेक्टर में लगभग 44 लाख लोग काम करते हैं और वो भी बहुत कम सैलरी में। इस रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में लगभग 4000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट छोटे और मध्यम उद्यम यानी SME हैं, जो मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देती है। यह सेक्टर बांग्लादेश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि इस सेक्टर को देश की गरीबी में भारी कमी लाने का श्रेय दिया जाता है। बांग्लादेश में 1991 में 44.2% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे रहती थी और 2022 में सिर्फ 5% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। लेकिन पूरी दुनिया को कपड़े सप्लाई करने वाला और लाखों लोगों को रोजगार देने वाला बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट सेक्टर फिलहाल मुश्किल दिनों से गुजर रहा है और यह वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना का भविष्य भी तय कर सकता है। दरअसल पिछले 1 महीने से रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के श्रमिक अपने कानूनी रूप से अनिवार्य न्यूनतम वेतन को 3 गुना बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इन्हें 8000 बांग्लादेशी टका मिलता है। इस असंतोष का फायदा उठाते हुए देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने आम हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के इस्तीफे की और नए चुनाव कराने की मांग भी की गई है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के श्रमिक अभी क्यों विरोध कर रहे हैं। इसका जवाब है कि 2018 में बांग्लादेश के न्यूनतम वेतन बोर्ड ने फास्ट फैशन क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 8000 बांग्लादेशी टका का वेतन तय किया था। इस वेतन को हर 5 साल में संशोधित किया जाता है। 2023 में 5 साल पूरे हो गए हैं लेकिन वेतन अभी तक नहीं बढ़ा है। इसके साथ ही पिछले 4 वर्षों में बांग्लादेश में कोविड-19 महामारी के कारण भारी महंगाई हुई है और हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी अस्थिरता आ गई है। इस कारण बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के लिए भोजन और ईंधन जैसी आवश्यक चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। इस कारण से श्रमिक वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि शेख हसीना की सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन में 50% से अधिक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई थी, लेकिन श्रमिक संघों ने इसे खारिज कर दिया है। फिलहाल ये सिचुएशन शेख हसीना के लिए एक मुश्किल परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार इस साल अक्टूबर में 2021 में $48 बिलियन से आधे से अधिक घटकर $20 बिलियन से भी कम हो गया है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने विलासिता के वस्तुओं के आयात को रोकने जैसे सख्त कदम भी उठाए हैं, लेकिन आयात पर अंकुश से RMG क्षेत्र के कामकाज पर भी असर पड़ा है। बांग्लादेश में जनवरी में चुनाव होने वाले हैं और ये RMG सेक्टर बांग्लादेश की राजनीति को बड़े स्तर पर प्रभावित करने का मादा रखता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय तरंगे प्रयोग AWE किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? इसरो, नासा, जाक्सा या फिर ESA? अगला प्रश्न है, टेंटलम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेंटलम एक दुर्लभ धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 73 है। यह सबसे अधिक जंग प्रतिरोधी धातुओं में से एक है। प्योर टेंटलम लचीला होता है। टेंटलम का गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत है? केवल 1, 2, 3, सभी 4 या फिर कोई भी कथन गलत नहीं है। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल पूछा गया था, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक GTCI में भारत की रैंकिंग क्या है? 103, 104, 105 या फिर 106? सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पूछा गया था, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी कहां पाई जाती है? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच, निचले मेंटल और ऊपरी मेंटल के बीच या फिर निचले मेंटल और ऊपरी कोर के बीच? सही जवाब है ऑप्शन बी।
हाल ही में फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर के लिए एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट पर चर्चा करने के लिए मलेशिया और वियतनाम जैसे पड़ोसी देशों से संपर्क किया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने इस कदम का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए चाहिए क्योंकि चीन के साथ एक व्यापक क्षेत्रीय समझौता करने की दिशा में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो रहा, लेकिन एक खास बात और है, वो है फिलीपींस के अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते। दरअसल राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के टेन्योर में फिलीपींस और चीन के बीच संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं और फिलीपींस ने अमेरिका के साथ संबंधों को फिर से मजबूत किया है। और इसके साथ ही फिलीपींस ने अमेरिका से चीन के आक्रामक व्यवहार के बारे में शिकायत भी की है। चलिए इस खबर के जरिए समझते हैं कि दक्षिण चीन सागर को लेकर फिलीपींस और चीन के बीच क्या विवाद है और क्यों इतना खास है दक्षिण चीन सागर। देखिए, चीन दावा करता है कि लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर उसका एक छत्र राज है, लेकिन चीन ये दावा किस आधार पर करता है? चीन भी एक मजेदार देश है। चीन 300 से 400 साल पहले की बात नहीं करता, चीन सीधे 4000 साल पहले की बात करता है। चीन बोलता है कि लगभग 4000 साल पहले चीन में एक जिया राजवंश हुआ करता था। इस राजवंश के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में दक्षिण चीन सागर पर चीन का अधिकार बताया गया था। इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बेस पर चीन ने इस समुद्री क्षेत्र पर एक यू आकार की लाइन खींच दी और आसपास पड़ोसी देशों से कह दिया कि इसके अंदर आने वाला समुद्री क्षेत्र चीन का है। इसी लाइन को 9 डैश लाइन कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये 9 डैश लाइन ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम के विशेष आर्थिक क्षेत्रों का भी अतिक्रमण करती है। हाल ये है कि चीन ने 1974 में वियतनाम से पारासेल द्वीप समूह को छीन लिया था और 1995 में फिलीपींस से स्प्रैटली द्वीप समूह में मिस्चीफ रीफ पर नियंत्रण कर लिया था। चीन की इस हरकत से पड़ोसी देश नाराज तो हुए, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधता कौन? फिलीपींस ने थोड़ी हिम्मत की और इंटरनेशनल लेवल पर मुकदमा कर दिया। आपको बता दें कि 1982 में समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था और इसमें चीन की 9 डैश लाइन और ऐतिहासिक दावों को एक सिरे से खारिज कर दिया गया था। फिर फिलीपींस के मुकदमे के आधार पर हेग में स्थित न्यायाधिकरण ने 2016 में फैसला सुनाया कि चीन के पास दक्षिण चीन सागर पर अधिकार का कोई ऐतिहासिक दावा नहीं है। लेकिन चीन है। चीन ने इस फैसले को ऐसे ही इग्नोर किया जैसे 1 महीने पहले एक बॉक्सिंग मैच में रोनाल्डो ने सलमान खान को इग्नोर कर दिया था। खैर, इग्नोर तक तो ठीक था, लेकिन हेग के फैसले के बाद चीन ने विवादित जल क्षेत्र में अपने कंट्रोल वाली 7 रीफ को मिसाइल संरक्षित सैन्य अड्डों में बदल दिया। चलिए अब समझते हैं कि आखिर दक्षिण चीन सागर में इतना हो हल्ला होता क्यों है। देखिए, दक्षिण चीन सागर एक बेहद इंपॉर्टेंट समुद्री परिवहन मार्ग है। पूरी दुनिया का लगभग 20 से 25% से ज्यादा व्यापार इसी समुद्री मार्ग के माध्यम से होता है। ये मछली पकड़ने के लिए एक आदर्श जगह है, जिससे पूरे क्षेत्र में लाखों लोगों के घरों में चूल्हा जलता है। विश्व की आधे से अधिक मछली पकड़ने वाली नौकाएं इसी क्षेत्र में संचालित होती हैं। हालांकि एक अनुमान यह भी है कि दक्षिण चीन सागर के समुद्र तल के नीचे और पैरासेल्स और स्प्रैटलिस द्वीप के आसपास बड़े पैमाने पर तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हो सकते हैं और इन प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से चीन की ऊर्जा सुरक्षा से रिलेटेड चिंताएं सुलझ सकती हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि चीन इस समुद्री क्षेत्र में अपनी नजर क्यों गड़ा कर रखता है। समुद्री मार्ग पर कंट्रोल मतलब व्यापार पर कंट्रोल, और व्यापार पर कंट्रोल का मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल। जैसे चीन समुद्री मार्ग पर कंट्रोल से पेट्रोलियम के आयात निर्यात को कंट्रोल कर सकता है। समुद्री मार्ग पर कंट्रोल का दूसरा एंगल रणनीतिक है। चीन विदेशी सैन्य बलों, खासतौर पर अमेरिका को इस समुद्री क्षेत्र में अपनी दखलंदाजी करने से रोक सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में एक अहम प्रस्ताव पारित किया। दरअसल प्रस्ताव में केंद्र सरकार से बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का अनुरोध किया गया है। बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की मांग के पीछे मुख्यमंत्री ने तर्क भी दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लोगों के हित में बनाई गई योजनाओं को लागू करने के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। अगर केंद्र सरकार द्वारा बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है तो बिहार सरकार द्वारा इन कल्याणकारी योजनाओं पर अमल आसानी से हो जाएगा। चलिए समझते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या SCS क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया राज्यों का एक वर्गीकरण है। ऐसे राज्यों को भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का सामना करने के लिए केंद्र के द्वारा सहायता दी जाती है।
आपको बता दें कि संविधान में SC/S से रिलेटेड कोई भी प्रावधान नहीं है। ये वर्गीकरण 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया गया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के क्या पैरामीटर्स होते हैं। ये पैरामीटर्स गाडगिल फॉर्मूला पर आधारित हैं। इसके तहत ऐसे राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है जहां पहाड़ी इलाका हो, कम जनसंख्या घनत्व हो, जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा निवास करता हो, पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता हो और आर्थिक तथा बुनियादी ढांचा पिछड़ापन भरा हो। पहली बार 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया, लेकिन 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस खत्म कर दिया। चलिए जानते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से फायदा क्या मिलता है। केंद्र सरकार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्राप्त राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% भुगतान करती है, जबकि अन्य राज्यों के मामले में या 60% या फिर 75% दिया जाता है। खास बात यह है कि एक फाइनेंशियल ईयर में खर्च न किया गया पैसा लैप्स नहीं होता और कैरी फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ जाता है। इन राज्यों को उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर और कॉरपोरेट कर में अच्छी खासी रियायतें दी जाती हैं, छूट दी जाती हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कुल बजट का 30% स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्यों को जाता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के फायदे तो हमने देख ही लिए, आइए अब इसकी कमियों पर नजर डालते हैं। इस स्टेटस को देने से केंद्रीय वित्त पर बोझ बढ़ता है। साथ ही किसी राज्य को विशेष दर्जा देने से अन्य राज्यों की ओर से भी ऐसी ही मांगे उठती हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बिहार से भी मांगे उठती आ रही हैं। इजराइल हमास युद्ध से एक बेहद सुखद खबर आई है। दरअसल इजरायली कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। इजराइल और हमास के बीच मानवीय विराम के लिए एक समझौता हुआ है। फिलहाल यह मानवीय विराम 4 दिन के लिए हुआ है, लेकिन इसको भविष्य में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस समझौते के तहत बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल गाजा पर अगले कुछ दिनों तक बमबारी नहीं करेगा। इस समझौते के जरिए 50 इजरायली नागरिकों को रिहा किया जाएगा। हर रोज 12 से 13 बंधकों को ग्रुप में छोड़ा जाएगा, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह डील बेहद जरूरी है और जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होती तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था और हमले में 1400 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। इसके साथ ही 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा में ले जाया गया। इस समझौते के पीछे कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रयासों को श्रेय दिया जा रहा है। हालांकि इस समझौते को युद्ध विराम या फिर सीज फायर नहीं बोला जा रहा है, बल्कि मानवीय विराम कहा जा रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवीय विराम को मानवीय उद्देश्यों के लिए शत्रुता की अस्थायी समाप्ति के रूप में परिभाषित करता है। मतलब युद्ध चल रहा है, लेकिन कुछ मानवीय सहायता के लिए कुछ दिनों के लिए युद्ध से ब्रेक लिया गया है। इस तरह के ठहराव आमतौर पर एक फिक्स टाइम और एक स्पेसिफिक एरिया के लिए होते हैं, जहां पर मानवीय गतिविधियां या सहायता की जानी होती हैं। दूसरी तरफ युद्ध विराम का मतलब है युद्ध का खत्म हो जाना। इजराइल और इसके सहयोगी देश युद्ध विराम का दृढ़ता से विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि युद्ध विराम से हमास को फिर से संगठित होने का मौका और समय मिल जाएगा और इससे इजराइल के चल रहे प्रयास विफल हो जाएंगे। लेकिन मानवीय विराम युद्ध के बीच कुछ राहत तो जरूर देगा। उम्मीद की जा रही है कि इस संकट में नागरिकों को मदद मिलेगी। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत नॉर्डिक बाल्टिक 8 टर्म का यूज किया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता जल्द ही फाइनलाइज होगा और भारत EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद मजबूत भारत नॉर्डिक बाल्टिक 8 के लिए नए रास्ते खोल सकती है। अब आपको समझना होगा यहाँ
आपको बता दें कि नॉर्डिक बाल्टिक 8 सामूहिक रूप से 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं और नॉर्डिक बाल्टिक 8 के साथ भारत का संयुक्त व्यापार वर्तमान में लगभग 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। तो चलिए समझते हैं नॉर्डिक बाल्टिक देश कौन से हैं। आपको बता दें कि नॉर्डिक देशों में आर्कटिक क्षेत्र में फैले पश्चिमी यूरोप के सबसे उत्तरी हिस्से आते हैं। नॉर्डिक देश को नॉर्डिक्स या नॉर्डेन के नाम से भी जानते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तर। नॉर्डिक देश उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। इनमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन प्रमुख हैं। खास बात यह है कि ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का एक हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से शेष नॉर्डिक देशों से जुड़ा है। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है जिसे जानना जरूरी है, ये टर्म है स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया एक भौगोलिक शब्द है जिसमें केवल डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन शामिल है। वहीं बाल्टिक देशों की बात की जाए तो बाल्टिक देशों में यूरोप का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं। बाल्टिक देश पश्चिम और उत्तर दिशा में बाल्टिक सागर से घिरे हैं, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम बाल्टिक रखा गया है। वर्ष 1991 में इन देशों ने सोवियत संघ सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। बाल्टिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पिछड़ा हुआ है। हालांकि एस्टोनिया खनिज तेल उत्पादक देश है, लेकिन इस क्षेत्र में खनिज और ऊर्जा संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट किया जाता है। बाल्टिक अर्थव्यवस्था के लिए कृषि बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, बाल्टिक देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। अगला प्रश्न है, राज्यों का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसकी सिफारिशों पर बनाया गया था? 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर, 6वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर, 4थे वित्त आयोग की सिफारिशों पर या फिर 7वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, वायुमंडलीय तरंगे प्रयोग AWE किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? इसरो, नासा, जाक्सा या फिर ESA? सही जवाब है ऑप्शन बी, नासा। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, टैंटलम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टैंटलम एक दुर्लभ धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 73 है। यह सबसे अधिक जंग प्रतिरोधी धातुओं में से एक है। प्योर टैंटलम लचीला होता है। टैंटलम का गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं? केवल एक, 2 और 3, सभी 4 या फिर कोई भी कथन गलत नहीं है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन बिल्कुल सही हैं। एक जमाना था जब जापान का तकनीक की दुनिया पर एक छत्र राज हुआ करता था। पैनासोनिक, सोनी, हिताची, तोशिबा, कैनन, होंडा जैसी जापानी कंपनी के प्रोडक्ट दुनिया भर में छाए हुए थे। लेकिन एक कहावत है कि तुम बस सफल होकर दिखाओ, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। ऐसा ही कुछ वाकया भारत के साथ है। आज तकनीकी दिग्गज जापान भारतीय तकनीकी प्रतिभा का कायल हो गया है। दरअसल चंद्रयान 3 की जबरदस्त सफल लैंडिंग के बाद जापानियों का भरोसा भारत की स्पेस एजेंसी इसरो पर अंबुजा सीमेंट के जैसे जम गया है और जापान इसरो के साथ एक नए चंद्र मिशन पर काम करने को तत्पर हो गया है। हाल ही में खबर आई है कि भारतीय और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा को एक्सप्लोर करने के लिए एक लैंडर रोवर मिशन पर काम कर रही हैं। इस नए मिशन का नाम है ल्यूपेक्स। ल्यूपेक्स का मतलब हुआ लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इस ल्यूपेक्स मिशन का मून लैंडर इसरो द्वारा बनाया जाएगा और मून रोवर जापान बनाएगा। फिलहाल यह मिशन अपनी योजना के शुरुआती फेज में है। आपको बता दें कि ल्यूपेक्स कई मायनों में चंद्रयान 3 से खास रहने वाला है। इसरो से मिली जानकारी के हिसाब से यह मिशन लूनर सरफेस पर 100 दिनों तक रह सकता है। आपको याद होगा कि भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 3 लूनर सरफेस पर केवल 14 दिन तक ही एक्टिव रहा था। इसके साथ ही ल्यूपेक्स मिशन में एक भीमकाय रोवर भी शामिल है जिसका वजन 350 केजी होगा। कंपैरिजन के लिए आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान का वजन केवल 26 केजी था। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए जापानी H3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा जो एकदम सटीकता से मून के साउथ पोल पर यानी 90 डिग्री अक्षांश पर उतरेगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के 70 डिग्री अक्षांश के करीब पहुंचा था। यह मिशन ड्रिलिंग और इन सीटू प्रयोग के माध्यम से
चंद्रमा के साउथ पोल के आसपास के क्षेत्र में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेगा। लुपेक्स मिशन का रोवर मून के साउथ पोल पर 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर एरिया में इन्वेस्टिगेशन करेगा, जबकि चंद्रयान 3 ने 500 स्क्वायर मीटर एरिया में अपना काम किया था। अब एक सवाल आता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए मून का साउथ पोल ही क्यों चुना जाता है। तो आपको बता दें कि मून के साउथ पोल में परमानेंटली शैडो एरिया पाया जाता है और यहाँ बर्फ और अन्य खनिज मिलने की काफ़ी संभावना है। आपको ये भी बता दें कि कुछ महीनों पहले जापान ने अपना खुद का मून एक्सप्लोरेशन मिशन मून स्नाइपर को लॉन्च किया था। आपने अगर सत्या मूवी देखी हो तो आपको याद होगा कि इसमें मुंबई का डॉन होता है भीखू मात्रे। ऐसी ही पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का डॉन है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कुछ दिनों में दुबई में होने वाली COP28 की बैठक में ग्लोबल वार्मिंग का एक साइड विलेन भी चर्चा में है। ये साइड विलेन कौन है? ये साइड विलेन है मीथेन गैस। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। यह पृथ्वी से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को अंतरिक्ष में जाने नहीं देती और पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। हालांकि सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है CO2। इसके बाद मीथेन का नंबर आता है। चलिए इस सेगमेंट में समझते हैं कि मीथेन क्या है, इसके उत्सर्जन का प्रमुख सोर्स क्या है और इसके उत्सर्जन को कैसे कम किया जा सकता है। देखिए, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। इसका फॉर्मूला CH4 होता है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो यह एक ज्वलनशील गैस है, जिस कारण से इसका उपयोग दुनिया भर में फ्यूल के तौर पर किया जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे आप CNG कहते हैं, उसमें मुख्यतः मीथेन ही होती है। लेकिन उपयोगी होने के बावजूद मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस होने के कारण कुख्यात है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पिछले 20 साल में ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ोतरी में मीथेन का योगदान कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना ज्यादा है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से यानी 1750 के आसपास से मानवीय गतिविधियों ने वायुमंडलीय मीथेन सांद्रता में 150% से ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में 50% से अधिक की वृद्धि की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA का कहना है कि लगभग 60% मीथेन उत्सर्जन मानव गतिविधियों से जुड़ा है, जबकि 40% उत्सर्जन वेटलैंड के जरिए होता है। मीथेन उत्सर्जन में कृषि गतिविधियां भी बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। ये लगभग 1/4 मीथेन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। कृषि गतिविधियों में मीथेन उत्सर्जन पशुपालन और चावल की खेती से होता है। वहीं एनर्जी सेक्टर जैसे कि कोयला, तेल और गैस मानव जनित मीथेन उत्सर्जन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। फेंके गए घरेलू कचरे को भी जब लैंडफिल में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं तो ये डिकम्पोज होने पर बड़ी मात्रा में मीथेन छोड़ता है। दीमकों से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। IEA की एक हालिया रिपोर्ट का अनुमान है कि फॉसिल फ्यूल सेक्टर से जुड़े मीथेन उत्सर्जन में से कटौती से इस सदी के मध्य तक 0.1 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान वृद्धि को रोका जा सकता है। सुनने में यह एक मामूली कटौती की तरह लग सकता है, लेकिन इस तरह की कटौती का प्रभाव दुनिया की सभी कारों और ट्रकों को तुरंत सड़क से हटाने से कहीं ज्यादा होगा। मीथेन उत्सर्जन में कटौती के लिए भारतीय प्रयासों की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट हरित धारा विकसित की है, जो मवेशी मीथेन उत्सर्जन को 17 से 20% तक कम कर सकता है। इसी के साथ भारत ग्रीन हाउस गैस कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC और भारत स्टेज 6 मानदंड ऐसे प्रोग्राम हैं जिसके जरिए भारत मीथेन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रहा है। वहीं वैश्विक कार्यक्रमों की बात की जाए तो मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स, वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव प्रोग्राम ऐसी पहले हैं जिसके जरिए वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन में कटौती की जा रही है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS ने अपनी सिल्वर जुबली मना ली है, यानी ISS को 25 साल पूरे हो गए हैं। तो चलिए ISS के बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि ISS हर 24 घंटे में 16 बार हमारे सिर के ऊपर से गुजरता है और यह पृथ्वी से मात्र 430 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ISS पर कई वैज्ञानिक खोजें हुई हैं जिनका पृथ्वी पर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ा है। यह युद्ध के समय में भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, शांति और सहयोग के लिए दुनिया के सबसे सफल और सुरक्षित स्थानों में से एक है। तो आपका सवाल होगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कब लॉन्च हुआ था? देखिए, ISS का पहला खंड, जिसको जारिया कंट्रोल मॉड्यूल कहा जाता है, रूसी था और 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। जारिया ने ईंधन भंडारण और बैटरी पावर की आपूर्ति की और ISS पर आने वाले अन्य अंतरिक्ष वाहनों के लिए डॉकिंग जोन के रूप में कार्य किया। एक महीने बाद 4 दिसंबर 1998 को अमेरिका ने यूनिटी नोड 1 मॉड्यूल लॉन्च किया। 42 असेंबली उड़ानों के दौरान ISS वो बन गया जो आज है। पहले अंतरिक्ष यात्रियों में नासा के बिल शेफर्ड और रोसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री यूरी गिडजेंको और सर्गेई क्रिकालेव थे। तब से ISS में लगातार अंतरिक्ष यात्रियों का आना जाना चल रहा है। आपका एक और सवाल होगा कि ISS कितना बड़ा है? ISS को रहने और काम करने के लिए विभिन्न स्थानों में विभाजित किया गया है। इसमें 6 शयन कक्ष हैं, 2 वॉशरूम हैं, एक जिम है और एक 360 डिग्री दृश्य वाली बे खिड़की है। नासा के अनुसार यह लगभग 109 मीटर लंबाई का है। ISS की औसत गति क्या है? ISS एक दिन में कई बार हर 90 मिनट में 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। एक और सवाल है कि ISS पर किन वैज्ञानिक खोजों से पृथ्वी पर जीवन को लाभ हुआ है? तो इसका जवाब है कि अंतरिक्ष यात्रियों ने ISS पर सैकड़ों वैज्ञानिक प्रयोग किए। सामान्य स्वास्थ्य, पोषण या सौर विकिरण के प्रभाव की निगरानी समेत अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे रोगों से लेकर कैंसर, अस्थमा और हृदय रोग तक, इन सभी का अध्ययन अंतरिक्ष में किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ चिकित्सीय प्रयोग अंतरिक्ष में करना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि कोशिकाएं माइक्रोग्रेविटी में वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसा वे मानव शरीर के अंदर करती हैं। आपने सुना होगा कि ISS में कुछ पौधे और सब्जियां भी उगाई गई थीं और भ्रूण का विकास भी किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ISS कब तक चालू रहेगा? देखिए, 2022 की शुरुआत में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की शुरुआत के साथ ISS का भविष्य अनिश्चितता में पड़ गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हट गई है और रूस ने कहा है कि वह अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए ISS को छोड़ रहा है। हालांकि अमेरिका और यूरोप ने कहा है कि वे 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन ISS के बाद की दुनिया के लिए भी योजनाएं चल रही हैं। जैसे नासा लगभग पूरी तरह से अपने आर्टेमिस कार्यक्रम पर केंद्रित है और चंद्रमा को आबाद करने की योजना बना रहा है, और ESA एक नए अंतरिक्ष स्टेशन की दिशा में काम कर रहा है जिसका नाम है स्टारलैब। हाल ही में ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर या घोल मछली की गुजरात की राज्य मछली के तौर पर घोषणा हुई है। चलिए समझते हैं कि घोल मछली में क्या खास बात होती है। घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित करने के पीछे इसका आर्थिक मूल्य, इसकी विशिष्टता और इसको संरक्षित करने की मंशा है। यह मछली आमतौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पाई जाती है जो फारस की खाड़ी से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। राज्य मछली घोषित करने के बाद इस मछली को संरक्षित किया जा सकेगा और इसके अत्यधिक दोहन को रोका जा सकेगा। चलिए समझते हैं इस मछली प्रजाति का व्यावसायिक महत्व क्या है। घोल एक बहुत ही महंगी मछली है। आपको बता दें कि गुजरात में 1 किलोग्राम घोल की कीमत 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए के बीच है और इस प्रजाति की एक मछली का वजन 25 किलो तक हो सकता है। महंगी मछली होने के कारण इसकी स्थानीय खपत काफ़ी कम है, लेकिन चीन और अन्य देशों में इस मछली की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोकल लेवल पर इस मछली को मछुआरों की लॉटरी कहा जाता है, मतलब जो इसे पकड़ लेगा वो मालामाल हो जाएगा। इस मछली का खाने के अलावा मेडिसिन पर्पस के लिए भी उपयोग किया जाता है। मेडिसिन पर्पस के लिए इस मछली का सूखा हुआ एयर ब्लाडर को उपयोग किया जाता है जो सबसे महंगा होता है। निर्यात बाजार में इसकी कीमत 25,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। मेडिसिन पर्पस के लिए इस मछली का यूरोपीय और मध्य पूर्वी देशों, खासतौर पर चीन, हांगकांग और अन्य एशियाई देशों में ज़बरदस्त निर्यात किया जाता है। आइए आंकड़ों से समझते हैं कि गुजरात कितनी मछली निर्यात करता है।
वर्ष 2021-22 के दौरान गुजरात का कुल मछली उत्पादन 8.74 लाख टन अनुमानित था, जिसकी कीमत 11,221 करोड़ रुपए थी। इनमें से 5,233 करोड़ रुपए मूल्य की 2.3 लाख टन मछली और मछली उत्पादों का निर्यात किया गया। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर या घोल मछली को किस राज्य की राज्य मछली घोषित किया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर गौर करिए। दीमक के घर, गेहूं के खेत, वेटलैंड्स, घरेलू कचरा। उपरोक्त में से किससे मीथेन उत्सर्जन होता है? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4 या फिर सभी 4। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, बाल्टिक देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया या फिर रोमानिया। सही जवाब है ऑप्शन डी, रोमानिया। दूसरा प्रश्न था, राज्यों का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसकी सिफारिशों पर बनाया गया था? 5वें वित्त आयोग, 6वें वित्त आयोग, 4थे वित्त आयोग या फिर 7वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर। सही जवाब है ऑप्शन ए, 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर। अपने सबसे खराब आर्थिक और राजनीतिक संकटों के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान चाहता है कि उसे ब्रिक्स समूह में शामिल कर लिया जाए। हाल ही में खबर आई कि पाकिस्तान ने कंफर्म किया है कि उसने ब्रिक्स समूह में सदस्यता के लिए ऑफिशियली अप्लाई कर दिया है। दरअसल इस साल ब्रिक्स का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इस सम्मेलन में अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था। अब अगला ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में रूस में होना है और ये सारे नए सदस्य औपचारिक रूप से रूस में सम्मेलन में ब्रिक्स समूह का हिस्सा बन जाएंगे। अब पाकिस्तान भी इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है। पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के अधिकांश ब्रिक्स मेंबर्स के साथ साथ नए शामिल मेंबर देशों से दोस्ताना रिश्ते हैं। पाकिस्तान का मानना है कि पाकिस्तान मल्टीलैटरलिज्म या बहुपक्षवाद का प्रबल समर्थक है और कई बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य के रूप में पाकिस्तान ने वैश्विक शांति और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिक्स में शामिल होकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने और समावेशी बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो चलिए अब समझते हैं कि ब्रिक्स क्या है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रिक्स उभरती या विकासशील राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, न ही यह किसी संधि के तहत बनाया गया है। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। लेकिन शुरुआत में इस समूह में केवल 4 देश थे। ये देश थे ब्राजील, भारत, चाइना और रूस, और इस समूह का नाम था ब्रिक। पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ था और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक ग्रुप में शामिल होने के प्रयास शुरू किए और मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या शहर में आयोजित हुए तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ब्रिक्स देशों में अलग अलग सेक्टर्स में सहयोग देखने को मिलता है, जैसे आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग और राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग। देखिए, ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग शुरू करने का मुख्य कारण वर्ष 2008 का वित्तीय संकट था। इस वित्तीय संकट ने दुनिया में डॉलर डोमिनेंट अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका की स्टेबिलिटी पर डाउट पैदा कर दिया था। इन वित्तीय संकटों ने पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को कम कर दिया और ब्रिक्स देशों को बहुपक्षीय संस्थानों जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक आदि में एक एजेंडा सेटर बना दिया। ब्रिक्स ने अपनी स्थापना के बाद से ही दुनिया की वित्तीय व्यवस्था में संस्थागत सुधार पर जोर दिया, जिसके कारण 2010 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कोटे में सुधार हुआ था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ब्रिक्स ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को कम करने में सफलता हासिल की। ब्रिक्स की चुनौतियां भी हैं, जैसे 3 बड़े देशों रूस, चीन और भारत के अपने अपने राष्ट्रीय हित ब्रिक्स के लिए चुनौती हैं। खैर, अब ये देखना होगा कि ब्रिक्स के अन्य 4 सदस्य ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान की सदस्यता स्वीकार करने के प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। आप भी कमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा होना चाहिए या फिर नहीं। शिक्षा एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से पूरे देश में बदलाव होता है, इसलिए शिक्षा में लगातार नवाचार, इनोवेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
ऐसा ही एक नवाचार मध्य प्रदेश में किया गया। इस नवाचार मॉडल का नाम है एक शाला एक परिसर। यह नवाचार मॉडल सफल रहा है। सफलता के कारण मध्य प्रदेश के इस मॉडल को नीति आयोग ने सराहा है और हाल में सभी राज्यों से इस मॉडल को अपनाने की सिफारिश भी की है। आइए समझते हैं कि यह शिक्षा मॉडल क्या है और इसने किस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा है। दरअसल स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के मकसद से नीति आयोग ने 2017 में साथी यानी सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट में 3 राज्य मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा शामिल किए गए थे। प्रोजेक्ट के तहत 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले मध्य प्रदेश के 35,000 स्कूलों का 16,000 स्कूलों में विलय कर दिया गया था या मर्जर कर दिया गया था। आगे बढ़ने से पहले ये समझिए कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या संसाधनों की है, जैसे शिक्षक या प्रिंसिपल की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इसके बाद बच्चों के एडमिशन न लेने की भी समस्या है और ड्रॉप आउट यानी पूरी पढ़ाई कंप्लीट किए बिना स्कूल छोड़ना एक बड़ी समस्या है। अब आइए वापस खबर पर। स्कूलों के इस मर्जर से संसाधनों के नज़रिए से काफ़ी फायदा हुआ। जैसे 55% स्कूलों में प्रिंसिपल की कमी दूर हो गई। इससे पहले सिचुएशन ये थी कि मध्य प्रदेश के सिर्फ 20% स्कूलों में ही प्रिंसिपल होते थे। इस अनोखे प्रयोग का और भी फायदा हुआ, जैसे बच्चों के एडमिशन की संख्या बढ़ गई और ड्रॉप आउट कम हो गया। प्रशासन को भी इससे फायदा हुआ, प्रशासन पर लोड कम हुआ। एग्जाम्पल के लिए हर अधिकारी पर कम से कम 4 स्कूलों की निगरानी का भार कम हो गया। इस नवाचार के दूरगामी परिणाम भी काफी सुखद हैं। जैसे इस प्रयोग से 4 साल में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 12 स्थानों पर आई है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने 53,651 स्कूलों का 24,667 स्कूलों में विलय करने की योजना बनाई है। अब नीति आयोग चाहता है कि शिक्षा में ऐसे सुधार हर राज्य में होना चाहिए। नीति आयोग की सिफारिश की बात करें तो नीति आयोग कहता है कि देश में 10 लाख से अधिक शिक्षकों की कमी है। इसे दूर करने के लिए 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों का विलय करना जरूरी है। कई राज्यों में शिक्षकों के 30 से 50% पद खाली हैं और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों की ज्यादा कमी है, इसलिए शिक्षक भर्ती को प्राथमिकता देनी होगी। सिफारिशों में आगे कहा गया है कि कम दूरी वाले स्कूलों को इंटीग्रेट करके बड़े स्कूल डेवलप करना चाहिए। इसके साथ ही स्कूल लाने ले जाने की परिवहन सुविधा को भी बेहतर बनाना चाहिए और साथ ही जिला लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल तक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां शिक्षकों के साथ बड़े अफसर भी हर स्तर पर अकाउंटेबिलिटी महसूस करें। कमेंट करके बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में और क्या नवाचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को एक नया परिसीमन आयोग गठित करने का निर्देश दिया है। आइए जल्दी से समझते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक एनजीओ द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में कहा गया था कि लिम्बू और तमांग समुदायों को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आनुपातिक प्रतिनिधित्व से वंचित कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि जनसंख्या के हिसाब से इस समुदाय को विधायिका में सीट नहीं दी गई है। आपको बता दें कि दोनों समुदाय एसटी कैटेगरी से संबंधित हैं। याचिका में बताया गया कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल में एसटी आबादी में वृद्धि हुई है। याचिका में दावा किया गया है कि सिक्किम में लिम्बू और तमांग समुदायों की आबादी 2001 में 20.6% थी और 2011 में बढ़कर 33.8% हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में एसटी आबादी 2001 में 12.69% से बढ़कर 2011 में 21.5% हो गई। लेकिन वृद्धि के अनुपात में इन समुदायों के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई। याचिका में कहा गया है कि 6 मार्च 2012 को पश्चिम बंगाल में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की गई थी। इस परिषद में दार्जिलिंग जिले के 3 पहाड़ी क्षेत्र उपमंडलों से कोई निर्वाचित एसटी सदस्य शामिल नहीं था। इसके अलावा 2016 में राज्य विधानसभा चुनाव में कोई आरक्षित एसटी सीट नहीं थी। वर्तमान में दार्जिलिंग पहाड़ियों में सीमांकित विधानसभा सीटों में निर्वाचित गैर एसटी सदस्य ही शामिल हैं। याचिका में कहा गया कि 2011 की जनगणना के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 170 और 332 का कोई कार्यान्वयन नहीं किया गया और ऐसा करना इस समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन है।
एनजीओ की तरफ से दायर याचिका में केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और दोनों राज्यों को एसटी के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक परिसीमन आयोग गठित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति तो है, लेकिन संसद को ऐसे मामले में कानून बनाने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 330 और 332 में क्रमशः लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। कमेंट करके बताइए कि परिसीमन आयोग का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। स्मृति मंधाना का डीप फेक वीडियो वायरल होने के बाद से यूजर्स को अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी चिंताएं हो गई थीं। डीप फेक वीडियो या फेक न्यूज समाज के साथ साथ लोकतंत्र के लिए भी एक बड़ा खतरा है। ऐसे सिंथेटिक वीडियो राजनीतिक नैरेटिव पर नकारात्मक असर डालते हैं, इसलिए बेहद जरूरी है कि ऐसे फेक न्यूज या फेक वीडियोज पर सरकार कोई एक्शन ले। इसी से रिलेटेड हमारी ये खबर है। दरअसल हाल ही में खबर आई कि केंद्र सरकार ने डीप फेक वीडियो और फेक न्यूज फैलाने जैसे कामों को सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली है। दरअसल केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों के टॉप ऑफिसर्स के साथ बैठक की। सरकार की तरफ से इन ऑफिसर्स को बताया गया है कि अगले 15 दिन में सरकार डीप फेक वीडियो और फेक न्यूज पर एक कड़ा कानून लाने वाली है। खास बात यह है कि सोशल मीडिया कंपनियों को नए कानून में सेफ हार्बर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है किसी भी प्रकार का बचाव का रास्ता इन कंपनियों को नहीं मिलेगा। सरकार चाहती है कि सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करके इस सेक्टर के लिए नियम कानून बनाया जाए। इसके तहत पुराने नियमों में कुछ बदलाव किए जाएंगे, कुछ नए नियम जोड़े जाएंगे। संभव है कि डिजिटल इंडिया एक्ट में भी संशोधन हो। आइए समझते हैं नए कानून के तहत क्या क्या शामिल हो सकता है। नए कानून के प्रावधान के तहत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कंटेंट वेरिफिकेशन टूल्स का इस्तेमाल अनिवार्य करने वाली है। आपको बता दें कि कंटेंट वेरिफिकेशन टूल्स ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई वीडियो डीप फेक है या छेड़छाड़ करके बनाया गया है। दूसरा प्रावधान यह है कि डीप फेक वीडियो पकड़े जाने के 36 घंटे के अंदर ही अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया जाता तो आईटी एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मिली सुविधा खत्म हो जाएगी। तीसरा प्रावधान यह है कि फेक और डीप फेक वीडियो तैयार या एडिट करने वाले ऐप की अवेलेबिलिटी को भी रोका जाएगा, ताकि इस तरह के एप्लीकेशन गूगल या एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध ना हो। इसके साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भी 4 नियम बनाए जा रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं कि ये नियम क्या हैं। पहला नियम है, फेक और सिंथेटिक वीडियो की मौजूदगी की पहचान सोशल मीडिया कंपनियों को ही करनी होगी। दूसरा नियम है, फेक कंटेंट की रोकथाम सोशल मीडिया कंपनियों को अपने ही स्तर पर करनी है। तीसरा नियम है, फेक कंटेंट आने पर सोशल मीडिया कंपनियां ही रिपोर्ट करेंगी। और चौथा नियम है, सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स को फेक कंटेंट के बारे में जागरूक बनाना होगा, ताकि वो खुद भी ये जानकारी रख सकें कि जो वीडियो, फोटो या सूचना वो देख रहे हैं वो सही है या फेक है, और इसको आगे फॉरवर्ड ना करें। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आया फैरो द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? उत्तर पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम अटलांटिक क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में, या फिर दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एससी और एसटी समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 331, 330, 332 या फिर 333। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर या घोल मछली को किस राज्य की राज्य मछली घोषित किया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर गौर करिए। दीमक के घर, गेहूं के खेत, वेटलैंड्स, घरेलू कचरा। उपरोक्त में से किससे मीथेन उत्सर्जित होता है? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4 या फिर सभी 4। सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।